आज हम हिल्बर्ट स्पेस का पढ़ेंगे जो कि एक लीनियर वेक्टर स्पेस ही होती है, लेकिन उसमें 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके लिए एक स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड होती है, सेपरेबल होती है और ये कंप्लीट होती है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अ, अच्छा, हिल्बर्ट स्पेस को हम ये कर्ली एच से डिनोट करेंगे और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हिल्बर्ट स्पेस की इस वीडियो में भी दी है, वो भी आप देख लीजिएगा। स्केलर प्रोडक्ट को मैं थोड़ा-सा आपको रिमाइंड करा दूँ क्योंकि आप लोगों ने ये स्केलर प्रोडक्ट जो-सी थी 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए पढ़ी थी, तो उसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं रिवाइज़ कर देती हूँ क्योंकि उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये 2 वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो स्केलर आता है। ये इसका फ़ॉर्मूला है, A डॉट B इज़ इक्वल टू AB कॉस थीटा। ये A का मॉड है और ये B का मॉड या मैग्नीट्यूड है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि A मल्टीप्लाइड बाय B कॉस थीटा जो कि प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A है, या B मल्टीप्लाइड बाय A कॉस थीटा जो कि प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B है। A डॉट B का जो मॉड निकलेगा वो यूजुअली लेस देन मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B की प्रोडक्ट से कम होता है। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला नंबर क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है, अ, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये लेस देन इक्वल टू दिस AB मॉड होती है। अगर आप कॉस थीटा फाइंड करना चाहते हैं और इससे एक्चुअली आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ये इस रेशियो से फाइंड हो सकता है, A डॉट B डिवाइडेड बाय A मॉड एंड B मॉड। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट हमारी स्केलर प्रोडक्ट जो सी है वो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करते थे वेक्टर्स में और फिर उनको सम कर लेते थे। और इसको समेशन नोटेशन में हम ये समेशन AI BI करके लिखते थे। आई जो सा था ना 1 से 3 तक जाता था, लेकिन n डायमेंशनल वेक्टर के लिए भी यही फार्मूला होगा, उसमें बस हमारा I n तक जाएगा। 2 वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो। इसमें ये सपोजिशन है कि A और B खुद से 0 नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि कॉस थीटा 0 है और थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो A और B इस केस में ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। किसी वेक्टर का नॉर्म या मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसको हम वेक्टर को अपने साथ उसकी स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये A मॉड स्क्वायर करके लिखी जाती है। ये इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होती है। तो नॉर्म अगर मैंने फाइंड करनी है A मॉड तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी इस टर्म का। और अगर A का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब है A वेक्टर खुद से 0 है, क्योंकि ये सारी टर्म पॉजिटिव हैं और वो आपस में सम अप हो रही हैं। तो ये सिर्फ उसी वक़्त 0 हो सकती हैं जबकि हर A1, A2, A3 हर एक चीज़ 0 हो, यानी कि पूरा वेक्टर A 0 हो। अगर किसी वेक्टर की नॉर्म या उसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते थे। और डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर्स जो-सा है ना वो A माइनस B की आप नॉर्म ले लें और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये क्योंकि हमारी डॉट प्रोडक्ट जो थी वो रियल नंबर्स के दरमियान थी, तो इसलिए हमारी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो सी थी वो कम्यूटेटिव थी। हिल्बर्ट स्पेस के केस में हमारी स्केलर प्रोडक्ट जो सी है वो प्रोडक्ट है हमारे 2 वेक्टर्स का। उसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर से डिनोट करेंगे। ये साई फाई ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसकी स्केलर प्रोडक्ट जो सी है वो क्या है कि पहले नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे और दूसरे नंबर को एज इट इज, नंबर नहीं सॉरी वेक्टर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। तो हिल्बर्ट स्पेस में हमारी स्केलर प्रोडक्ट का ऑर्डर मैटर करता है और एक्चुअली आप देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। अगर मैं फाई साई लूँ तो ये तो 5 स्टार साई होगा। और ये अगर आप इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पूरी इस टर्म का ले लें तो ये साई 5 स्टार के इक्वल निकलेगा। तो यानी ऑर्डर बदलने से आपके पास जो पहले नंबर आ रहा था अब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहा है। तो इन जनरल आपका नंबर और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल नहीं होता। तो हमारे हिल्बर्ट स्पेस में जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होती या सिमेट्रिक नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अब उसकी जो सी है ना वो डिपेंड करेगी कि अगर हम ये सेकंड प्लेस पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स लिखेंगे तो क्या होगा। ये फाई के साथ हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फाई का साई 1 के साथ स्केलर प्रोडक्ट प्लस
फाई का साई 2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे और जो उनके साथ स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे वो एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पे आप कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं, तो अब इनके साथ जो स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये उन स्केलर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा। ठीक है, हमारे स्केलर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। बाकी स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स की ऐसे ही आ जाएगी। तो हमारी जो सी है ये इसको हम कहते हैं कि सेकंड एलिमेंट के लिए जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो लीनियर है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के लिए वो एंटी लीनियर है। अगर हम किसी वेक्टर साई का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो हम वेक्टर साई की उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डबल मॉड की लाइन से जाहिर किया गया है, और ये मैं अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास साई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगेन साई का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब है कि हमारा वेक्टर भी 0 है। सेपरेबल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक कॉशी सीक्वेंस से एग्जिस्ट करता है साई एन, तो ये एक नंबर नहीं है, एक वेक्टर नहीं है, बल्कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, साई 1 साई 2 साई एन सो ऑन। तो इस कॉशी सीक्वेंस का जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये देखना ये डिस्टेंस का फार्मूला मैंने मेंशन किया था ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करें अपने किसी भी हिल्बर्ट स्पेस के वेक्टर के साथ तो वो बहुत स्मॉल नंबर आए, एप्सिलॉन आपका एक बहुत स्मॉल नंबर आता है। ठीक है, तो कॉशी सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देख लें, ये 1/n आप कंसिडर करें तो n को मैं 1 2 3 4 सो ऑन पुट कर सकती हूँ। चलें आप ये सपोज कर लें मैंने n को 1000 पुट किया और उससे नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो सॉरी ये 1/1000 प्लस 1 होनी थी। ये मैंने गड़बड़ कर दी है, तो ये एक बहुत ही छोटा नंबर आना था। इन दोनों के दरमियान जो 1/1000 एंड 1/1000 प्लस 1 होगा 1001, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 के बहुत पास होगा। तो काशी सीक्वेंस जो सा है वो कन्वर्ज हो जाता है। मसलन ये 1/n जो सा है हमारा वो जब n बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारे कॉशी सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं जब n की वैल्यू बड़ी होती जाती है तो वो किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे ये इजी था तो ये 0 को अप्रोच करता है, लेकिन समटाइम्स वो नंबर नॉन जीरो भी होते हैं। और हमारी हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट कब होती है, जब हमारे जो हर वेक्टर है उसका डिफरेंस या डिस्टेंस किसी कॉशी सीक्वेंस के साथ लिया जाए, जबकि n जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो डिस्टेंस जो है ना वो 0 को अप्रोच करे। ठीक है, तो ये बाकी यही चीज लिखिए कि फॉर एवरी कॉशी सीक्वेंस साई इन हिल्बर्ट स्पेस the sequence converges to some element psi। ये साई सब n भी इधर लिखना था। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन साई एंड साई एन जो सा है वो अप्रोचेस टू 0 है। अब डुअल स्पेस जो सी है हर हिल्बर्ट स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग एक डुअल स्पेस होती है, जो कि अगर हिल्बर्ट स्पेस साई से मिलकर बनी है तो डुअल स्पेस में साई का हर्मिशियन कॉन्जुगेट पाया जाएगा, जिसको कि हम साई स्टार से डिनोट करते हैं, और अगर वो मैट्रिक्स होगा तो रो की बजाय कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है। और हर वेक्टर स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग एक डुअल वेक्टर स्पेस पाई जाती है। और हमारी जो इनर प्रोडक्ट है आप देख लें, ये इनर प्रोडक्ट में अगर एक वेक्टर एज इट इज है तो दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो ये यानी अगर फाई मैंने हिल्बर्ट स्पेस से लिया है तो साई जो होगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग डुअल हिल्बर्ट स्पेस से लिया है। और ये इस वीडियो में कॉशी सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको भी देख लीजिए। हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसी की कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस की हम डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो डायमेंशन फाइंड करने से पहले हमें लीनियर इंडिपेंडेंस या लीनियर डिपेंडेंस का पता होना चाहिए। फर्स्ट करें हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं 5 1 2 3 सो ऑन 5 कैपिटल N तक ना, और उनको मैंने एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। लीनियर कम्बिनेशन यही है कि हर 5 को किसी कांस्टेंट AI से मल्टीप्लाई कर दिया और सम कर लिया।
और अगर इस रिजल्ट को मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो ये रिजल्ट उसी वक़्त ट्रू हो सकता है अगर हर या ये जो कोएफ़िशिएंट ai है वो 0 हो। तो इस केस में हम अपने फाइज़ को कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप यूँ देख लें कि हमारे 3 डायमेंशनल वेक्टर के केसेस में आई, जे के यूनिट वेक्टर जो-से हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। पॉलिनोमियल्स के केस में ये जो x की डिफरेंट पावर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर आप 2 क्रॉस 1 मैट्रिसेस को देखें तो ये 1 0 और 0 1 जो उनसे 2 मैट्रिसेस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैंने ये कॉम्बिनेशन लिखा है x स्क्वायर x और x की पावर 0 का। ये अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो इसका ये उसी वक़्त पॉसिबल है अगर इसका हर कोएफ़िशिएंट जौन-सा है वो सेपरेटली 0 के इक्वल है। और ये मैंने एक मैट्रिक्स ए भी लिखा है और इसको मैंने लिखा है ये एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1 लिखा जा सकता है। इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो ये रिज़ल्ट उसी वक़्त ट्रू हो सकता है अगर ए और बी खुद से 0 हों। अब लीनियर इंडिपेंडेंस के ऑपोजिट जो है ना लीनियर डिपेंडेंस आ जाती है। अगर कोई सा भी एक वेक्टर फाई जो-सा है वो एज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग फाइज़ लिखा जा सके, तो हम कहते हैं कि ये हमारे फाइज़ का सेट जो-सा है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्योंकि इसमें से कोई एक अगर कोई एक भी आ जाए तो काफ़ी है, अगर एक से ज़्यादा आ जाएँ तो फिर तो डेफ़िनेटली वो है ही, लेकिन हमें सिर्फ़ एक की तलाश है। अगर एक भी की बाकी के कॉम्बिनेशन की फ़ॉर्म में लिखा जा सके तो हम कहते हैं कि ये सेट जो-सा लीनियरली डिपेंडेंट है। अब मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये एक सेट लिखा है ax स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड x। तो इसमें x स्क्वायर जो-सा है ना आप देख सकते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इस एक्स स्क्वायर की टर्म के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। या अगर इन जनरल मैं ये a1 एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स x लिख सकती हूँ, तो ये वाला सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये मैंने ये 3 वेक्टर्स लिखे हैं 2 क्रॉस 1 ऑर्डर के a 0 0 1 और 1 0। तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि a0 को मैं लिख सकती हूँ a टाइम्स 1 0 प्लस 0 टाइम्स 0 1। अब अगर हमें लीनियर इंडिपेंडेंस का पता चल गया तो डायमेंशन फाइंड करना आसान है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन जो होती है ना तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का नंबर है, ठीक है? अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए 3 वेक्टर्स थे तो इसकी डायमेंशन 3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मैं 1 और आयोटा की मदद से तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख सकती हूँ, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डायमेंशन 2 है। इसमें आप देख लें कि जो आयोटा का मैग्नीट्यूड है वो वही है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इटसेल्फ जो कि +1 है, तो इसका नॉर्म 1 है या इसका मैग्नीट्यूड 1 है। पॉलिनोमियल्स की डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये देखें x की पावर 0 1 2 3 सो ऑन ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है ना वो एक इंटीग्रल की फॉर्म में हम हासिल कर लेते हैं और जो स्क्वायर इंटीग्रेबल्स है ना इसी लिहाज से वो इस लेक्चर के एंड पे मैंने डिस्कस किए हैं, प्लीज वो देख लीजिएगा। अब अगर कोई 2 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स है तो उसकी डायमेंशन 2 है। अगर n क्रॉस 1 डायमेंशन का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी डायमेंशन n होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 0 क्या होगा? ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ 1 0 और ये 1 0 बजाते खुद और ये इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह 0 1 भी एक यूनिट वेक्टर है। लीनियर इंडिपेंडेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, बल्कि आप इनको डिटेल से कर लीजिएगा 2.1 एंड 2.2। आई होप इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। बेसिस भी लीनियर इंडिपेंडेंस से ही हासिल हो जाती है। अगर हमें तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का पता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एक बेसिस बनाते हैं। ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये 5 1 2 से लेकर n तक है। इन शॉर्ट मैं इसको सिर्फ एक 5 से डिनोट करती हूँ और i का सबस्क्रिप्ट लगा दिया, तो ये मेरा बेसिस बना रहा है वेक्टर स्पेस की। और इसमें ये जो इसके मेंबर्स हैं 5 1 5 2 5 एंड इसको हम बेस वेक्टर्स कहते हैं। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की बेसिस जो सी है वो आई जे के है। अब बेसिस जो सी है इस ये यूनिक नहीं होती। अगर आप 5 1 5 2 5 एन की बजाय कोई और बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन भी ले सकते हैं। जो चीज़ यूनिक है वो उसका नंबर है।
नंबर अगर आपकी किसी एक वेक्टर स्पेसिस के लिए कैपिटल एन नंबर था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, तो आप चाहे अल्फा से फाई में आ जाएं या किसी और बेसिस बीटा में चले जाएं, उसका नंबर एन ही रहेगा। अगर हमारी बेस वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट ली जाए और उसका रिजल्ट 1 आए, तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बेस वेक्टर्स हैं। ये मैंने इस तरह लिखा है कि फाई आई से स्केलर प्रोडक्ट ली है तो वो 1 आई है। अगर बेस वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट किसी दूसरे वेक्टर से ली जाए और वो 0 आए, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। अगर कोई बेसिस जो सी हैं वो नॉर्मल भी हों और ऑर्थोगोनल भी हों, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। इसको मैथमेटिकली यूं लिखा है कि फाई आई और फाई जे की स्केलर प्रोडक्ट वो डेल्टा आई जे है, ये क्रोनिकर डेल्टा है, जो कि अगर आई जे इक्वल हो तो 1 होता है और अगर आई जे डिफरेंट हो तो 0 होता है। हमारी बेसिस जो सी हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकती हैं और कंटिन्यूस भी हो सकती हैं। डिस्क्रीट केस तो यही है हमारी 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए आई जे के 3 हमारी बेस वेक्टर्स बनाती हैं। यूजुअली ये फाइनाइट होती हैं डिस्क्रीट बेसिस, लेकिन समटाइम्स इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। जैसे ये पोलिनोमियल्स हैं, ये हैं तो डिस्क्रीट लेकिन ये इंफिनिटी तक जा रही हैं। और सेट ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन भी एक बेसिस बनाती हैं जो कि डिस्क्रीट होती हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस बेसिस की एग्जांपल देखना चाहें तो कंटिन्यूअस बेसिस जो हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ पोजीशन ऑपरेटर अगर देखें ना, तो वो सारे के सारे जो से हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। बेसिस जो सी हैं वो कंप्लीट होती हैं अगर ये पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करें। स्पैन करने का मतलब क्या है कि कोई सा भी वेक्टर साई आप जो सा ना वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेस वेक्टर्स के तौर पे लिखते हैं। तो जितने भी साई आपके पास वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस में, वो कोई ना कोई लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाई बना देंगे। तो उसमें आपके सिर्फ जो कॉफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब ये जो कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन होते हैं, जब मैंने साई को इन टर्म्स ऑफ फाई लिखा है, जो कि ये समेशन नोटेशन में मैंने लिखा हुआ है, ये साई को इन टर्म्स ऑफ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई लिखा है। तो इसमें ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ साई है इन दिस बेसिस, इन द फाई बेसिस। अगर मैं कोई कंपोनेंट ए जे फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करती हूँ कि फाई जे की स्केलर प्रोडक्ट ले लूँगी साई के साथ। तो अब क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है कि फाइज तो क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, तो ये फाई सिर्फ फाई जे जब दूसरे फाई जे से मल्टीप्लाई होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो सिर्फ समेशन में सिर्फ एक ही टर्म बचती है जो कि फाई जे वाली होती है और जिसका कोफिशिएंट ए जे होता है। तो यूँ हम ए जे फाइंड कर लेते हैं। और आपको याद होगा कि ए जे स्क्वायर जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल था जब हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े थे। इसको अगर हम साई मॉड स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। और अगर हम बेसिस चेंज कर लें, फाई की बजाय अल्फा कर लें, तो हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं या जो प्रोबेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये दूसरी बेसिस में मैं अगर कंपोनेंट या ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ तो ये अल्फा जे की साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेने से मिल जाती है। अब हम स्क्वायर इंटीग्रेबल या नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस देख लें, वो क्या होते हैं। फंक्शन स्पेस एक्चुअली एक वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, यानी उसमें एक्स की पावर्स वैसे भी होंगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या एक्स की पावर एंड सो ऑन, प्लस आयोटा टाइम्स सम एक्स की पावर्स का कम्बिनेशन होता है। तो ऐसे फंक्शंस को जब हम स्केलर प्रोडक्ट उसकी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो ये इस तरह के इंटीग्रल से डिफाइन होती है। तो साई कोई पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, फाई कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, तो इसका इंटीग्रल किसी सर्टेन रेंज में, यूजुअली हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रेंज ले रहे होते हैं। तो ये इसका जो इंटीग्रल है ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करता है फंक्शन स्पेस की। तो अगर ये इंटीग्रल इनफाइनाइट हो जाए तो हमारी तो स्केलर प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम ऐसे
फंक्शंस नहीं चाहते जिनकी के स्केलर प्रोडक्ट इन्फिनिटी हो, हम फाइनाइट स्केलर प्रोडक्ट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, तो वो तो सिंपली वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। तो हम चाहते हैं कि ये वेक्टर की अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट भी फाइनाइट हो। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट फाइनाइट होती है, उसको स्क्वायर इंटीग्रेबल या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहते हैं। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस हिल्बर्ट स्पेस बनाते हैं और इनकी डायमेंशन अलबत्ता इनफाइनाइट होती है। अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े थे, जो जैसे हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके वेव फंक्शंस पढ़े थे, या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के जो सॉल्यूशंस थे, वो भी वेव फंक्शंस थे। उनको हम नॉर्मलाइज़ करते थे, इक्वल टू 1 करते थे, साई मॉड स्क्वायर का इंटीग्रल जो इनसा था वो 1 के इक्वल लेते थे, तो वो नॉर्मलाइज़ होते थे। तो हम इन्फिनिटी क्यों नहीं लेना चाहते? हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस इसलिए लेना चाहते हैं कि जब अगर हमारा रिज़ल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा, तो उसकी कोई फिज़िकल मीनिंग नहीं होंगे। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ़ फिज़िकल मीनिंग वाली चीज़ें चाहते हैं।